मैं कुछ नहीं कर सकता हुरिया, मैं खुद बेइख्तियार हो चुका हूँ। मेरा यकीन करो, हमारी ज़िंदगियों में जो कुछ चल रहा है ये सब ठीक नहीं है। मेरे साथ भी कुछ ठीक नहीं हो रहा। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। यही मेरी गलती है। ये बहुत बड़ी गलती की मैंने। मैं किसी भी और इंसान को ज़िंदगी में शामिल करने के काबिल ही नहीं रहा। मैं औरत से अब कभी भी मोहब्बत कर ही नहीं सकता। मेरे पास इसका सिर्फ एक ही हल है, तुम तलाक ले लो मुझसे। मुझसे अलहदगी ही बेहतर है तुम्हारे लिए। इस बच्चे को भी तुम रख लेना। अभी वक्त है, तुम अपनी ज़िंदगी में किसी और को शामिल कर लो। तुम्हारा हक है कि कोई तुमसे मोहब्बत करे, वो सिर्फ तुम्हारा हो। तुम मुझसे अलहदा होना चाहते हो? उसकी जान निकली। तुम्हें मुझसे हो जाना चाहिए। उसने नज़रें चुराईं। सिर्फ इसलिए कि मुझे तुमसे शिकायतें हैं, तुम उन्हें दूर करने की बजाय मुझे खुद से अलहदा होने के लिए कह रहे हो? उसने गमनाक नज़रों से उसकी आंखों में देखकर पूछा, तुम मेरे साथ रहने के लिए कोशिश भी नहीं कर सकते? तुम एक शौहर, एक बाप, एक दोस्त कुछ भी नहीं बन सकते? मुझे नहीं मालूम। उसने बेकरारी से आसपास देखा। तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं। जहाँ जहाँ बात मेरी आएगी तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं होगा। हाँ, मुझे कैसे मालूम हो सकता है? कैसे? वो चिल्लाया। वो सहम कर उसे देखने लगी। वो उससे शिकायत भी नहीं कर सकती क्योंकि उसका अंजाम उसकी तरफ से शायद अलहदगी की सूरत में सामने आएगा। अब हर बार उसके सवाल करने पर वो उसे अलहदगी का जवाब देगा। वो उसे कहेगा कि हाँ चली जाओ, और वो जा नहीं सकेगी। मैंने तुमसे कहा था मुझे शादी नहीं करनी किसी से भी। हम दोनों ने देख लिया इस शादी का अंजाम। इस ताल्लुक को ये अंजाम तो तुम दे रहे हो, वरना हमारे ताल्लुक का ये अंजाम बहरहाल नहीं। अंजाम तो अचानक से ही सामने आ खड़े होते हैं, फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मैं कुछ भी ख़त्म होने नहीं दूंगी। तुम खुद ख़त्म हो जाओगी, जैसे मैं हो रहा हूँ। ये बात उसने उससे नहीं की थी, खुद से भी नहीं की थी। ये यकीनन उस जज्बे के लिए होगी जो दोनों के पास अलग अलग सूरतों में था। एक का बढ़ता जा रहा था, एक का मिटता जा रहा था। उसकी इस बड़बड़ाहट को सुनकर वो एक लफ्ज़ नहीं बोल सकी। क्या यही वो इंसान था जिसकी उसने चाह की थी? जो इजहार के नाम पर ये सब कहेगा, जो मोहब्बत के नाम से ही चिढ़ेगा, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई उसकी मोहब्बत में किस कदर गर्क है। शिकस्त खुर्दगी से चलती वो अपने बेडरूम में आ गई। एक घर में रहते हुए वो उसे याद कर रही थी। एक घर में रहते हुए वो उसे देखने के लिए तरसती थी। ये सब कुछ साथ रहते हुए था। अगर वो उससे अलहदा हो गई तो वो मर ही जाएगी। काश मैं मर ही गई होती इस शख्स से मिलने से पहले। उसने ठीक कहा था कि उसका खुद पर इख्तियार नहीं। हसाम की पैदाइश से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। अलबत्ता जब वो चंद माह का हुआ तो उसने हसाम को अपने बेडरूम में अपने साथ सुलाना शुरू कर दिया था। रात को जब वो उठकर रोता तो वो खुद ही उसे बहलाता और फीडर बनाकर देता। वो हसाम को उसके पास लेकर नहीं आता था। वो उठकर आ भी जाती थी तो भी वो यही कहता था कि वो कर लेगा सब, वो जाकर सो जाए। वो चली जाती और जागती रहती। वो तकरीबन उसका हाथ झटक देता था कि मेरे बेटे से दूर रहो। हुसाम की दादो चंद माह उनके साथ रहकर गईं। वो चंद माह ही भरम बनाए रखने में अच्छे गुजर गए। उनके जाते ही वो फिर से सिर्फ हुसाम का हो गया। उसने सिर्फ हुसाम को ही अपना साथी बना लिया था। रात गए तक उससे बातें करता था, उसे सीने से लगाए रखता था। एक रात वो देर तक रोता रहा। उसने कई बार उससे कहा कि हुसाम को उसे दे दे, मगर उसने ज़रा नरमी से उसका हाथ परे कर दिया। मैं संभालूंगा हुसाम को, तुम जाओ। वो अकेले ही उसे संभालना चाहता था। वो अकेले ही सब कुछ करना चाहता था। तुमने खुद को अलग थलग किया ही था, मेरे बेटे को भी मुझसे अलग कर रहे हो। ये मेरा बेटा है और मैं चाहता हूँ कि ये अपने बाप के ज़ेरे साया परवरिश पाए। उसका वही पुराना सख्त अंदाज था। ये अपनी माँ के ज़ेरे साया भी बड़ा हो सकता है। उसकी माँ एक औरत है। तुम्हारी माँ भी औरत ही है। मेरी माँ दुनिया की पहली और आखिरी औरत है जिस पर मैं एतबार करता हूँ। ओह, तो ये बात है। अगली सांस हुरिया के सीने में घुटने लगी, उसका दम निकलने लगा। हर माँ पर एतबार किया जाता है। आवाज़ बमुश्किल निकली। हाँ, माँ पर, और तुम मेरी माँ नहीं हो। तुमने इतनी अजियतनाक बातें कहाँ से सीख ली हैं? हुसाम को ये बातें मत सिखा देना। मैं उसे हर बात सिखाऊंगा, हर वो बात जो उसे धोखे से बचा सके। मैं उसे सिखाऊंगा कि इंसानों पर किसी सूरत एतबार नहीं करना, औरत पर खासकर। मैं उसे बताऊंगा कि ये अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर इंसान के दूसरे रुख से खुद को आगाह रखे। उसे मालूम होना चाहिए कि छुपी हुई सूरतें क्या होती हैं। खासकर उसे ये जान लेना चाहिए कि दुनिया में मोहब्बत नाम का कोई वजूद नहीं है। मोहब्बत के नाम पर जो किए जाते हैं वो सब ड्रामे और शौब दहाते हैं। और मालूम करना है हुरिया कि मुझे उसे क्या क्या सिखाना है। साकित पुतलियों और बेजान हुई जान के साथ हुरिया उसकी हर बात के आर पार हो गई।
اور آر پار اس نے خود کو ہی دیکھا۔ اس نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا، پاگلوں کی طرح۔ اگر اور معلوم کر لیتی تو جو بچا تھا وہ سکون بھی جاتا۔ پھر وہ باقی ماندہ زندگی کیسے گزارتی؟ اگر اسے سب معلوم ہو جاتا تو راتوں کے آخری پہروں میں بھی نہ سو سکتی۔ 3 افراد پر مشتمل وہ گھر صرف 2 افراد کا ہوا۔ حوریہ ہر گزرتے دن کے ساتھ منفی ہونے لگی۔ ایک ایسی عورت جسے ہر گزرتے وقت کے ساتھ ناپسند کیا جا رہا تھا، بنا کسی وجہ کے، بنا کسی ثبوت کے۔ اور اگر ٹھوس وجہ مل ہی جاتی، اور اگر کوئی ثبوت ہاتھ میں آ ہی جاتے تو حوریہ کہاں جاتی؟ وہ جس شخص سے مسلسل محبت کیے جا رہی تھی، وہ اسے مسلسل ناپسند کیے جا رہا تھا۔ دن اور رات ایک جیسے ہو چکے تھے، بے معنی اور بے لطف۔ وہ دونوں ایک ہی جگہ، ایک ہی تعلق سے جڑے، الگ الگ سمتوں میں جا رہے تھے۔ ہمراہی اگر اپنی سمت بدل لے تو صحراؤں میں بھٹک کر دیوانہ ہو کر مرنے کو جی چاہتا ہے۔ حوریہ کا بھی یہی جی چاہتا تھا، وہ ایسے دیوانی ہو کر مر جائے کہ وہ اس کی موت پر ہی بلبلا اٹھے۔ مذاق میں ہی سہی، روئے تو، یاد تو کرے، نام تو لے، پکارے تو سہی، کچھ تو کرے۔ ایک ہی موسم میں انہوں نے چند سال اور گزار دیے۔ شادی کی اس ڈوری پر سب گرہیں حوریہ نہیں لگائی تھیں۔ وہ گرہ لگاتے لگاتے تھک چکی تھی، پھر بھی ہر بار ایک نئی گرہ لگا دیتی تھی۔ پاپا، ہمارے گھر بیبی ڈال کب آئے گا؟ حسام اپنے پاپا کی گود میں بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ کچن میں کھانا بناتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ حسام اسے بہت دفعہ پوچھ چکا تھا، آج کل وہ ایسی ہی باتیں کر رہا تھا۔ اسکول سے واپسی پر جب وہ دونوں واک کرتے ہوئے گھر کی طرف آ رہے ہوتے تھے تو یہ اس کا پسندیدہ موضوع ہوتا تھا بات کرنے کے لیے۔ شاید اس کے کلاس فیلوز اپنی چھوٹی بہنوں کی باتیں کرتے تھے اس سے، اور اسے نت نئی کہانیاں اور شرارتیں سناتے تھے۔ وہ تنگ آ گئی تھی روز روز اس کے ایک ہی سوال پوچھنے سے، اور اب وہ اپنے پاپا سے بھی پوچھ رہا تھا۔ ڈال؟ وہ الجھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یس، ہماری ڈال، پنک فراک والی، جو مجھ سے باتیں بھی کرے، جسے پریم میں بٹھا کر ہم گھمانے لے جائیں، اور اگر کبھی وہ سو رہے ہو تو میں اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹ لوں تاکہ وہ اٹھ کر رونے لگے، پھر وہ روئے گی اور میں ہنسوں گا ایسے، ہاں 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 ہاں۔ ہمیں کوئی ڈال نہیں چاہیے، حسام میری جان ہے، اور جان صرف ایک ہی میں ہوتی ہے۔ پھر میں کس سے کھیلوں گا؟ مجھ سے۔ لیکن آپ تو بڑے ہیں اور آپ ہر وقت میرے پاس بھی نہیں ہوتے، وہ ہر وقت میرے ساتھ رہے گی۔ اگر تم چاہو تو میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا، کوئی کام نہیں کروں گا، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی۔ اس نے اپنے دونوں بازو پھیلائے، اور اتنی محبت میں سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ میں بھی۔ اس نے بھی اسی کے انداز سے بازو پھیلائے۔ تمہیں پتہ ہے حسام، دنیا میں صرف ایک ہی محبت ہوتی ہے، باپ اور بیٹے کی، تمہاری اور میری۔ اور ماما کی؟ ماما کہتی ہوں مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، بہت بہت، وہ بھی آپ جتنی ہی محبت کرتی ہیں، ہے نا؟ وہ محبت کر لیتی اگر وہ ایک عورت نہ ہوتی۔ وہ کہے بنا رہ نہیں سکا، وہ جانتی تھی وہ کوئی ایک بات ایسی ضرور کہے گا، اور اس نے کہہ دی۔ ایک بیٹے سے اس کی ماں سے متعلق۔ کچن سے تیزی سے نکل کر اس نے حسام کو اس کی گود میں سے اٹھایا، اس کے گال چومے اور دیر تک سینے سے لگائے رکھا۔ میرے بیٹے کو تو میری محبت پر یقین کرنے دو، اسے کسی کا بھی یقین نہیں کرنا چاہیے، جیسے تم نے نہیں کیا۔ ان سالوں میں مجھے ٹھیک سے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ ہو جائے جو تمہیں چاہیے۔ تم نے خود تو مجھے محبت دی نہیں، تم چاہتے ہو مجھے حسام کی محبت بھی نہ ملے، تم چاہتے ہو وہ تمہارے جیسا بن جائے۔ نہیں، میں چاہتا ہوں وہ مجھ جیسا نہ بنے، اپنے باپ کی طرح اندھا اور برا نہ بنے، ہر ایک کے ہاتھوں الو نہ بن سکے۔ وہ آنکھیں کھول کر دنیا کو دیکھے، پرکھے، اس کے ہر رنگ ڈھنگ کو۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اسے صرف کتابیں ہی نہیں پڑھنی، اسے لوگوں کو بھی پڑھنا ہے۔ اسے میں نہیں بننے دوں گا، میں اسے چھپ چھپ کر، گھٹ گھٹ کر روتا ہوا نہیں دیکھ سکوں گا۔ تم اس معاملے سے دور رہو، میں اپنے بیٹے کو دکھی بننے نہیں دوں گا۔ چھپ چھپ کر روتے ہو تم؟ کیوں؟ کس لیے؟ کس کے لیے؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا مسئلہ کوئی بھی نہیں تھا، پھر بھی سبھی مسئلے میرے ہی لیے بنے۔ مجھے معلوم کرنا ہے کہ میں کون ہوں۔ حسام کی ماں بھی نہیں ہوں تو کون ہوں؟ کیا ہوں تمہارے لیے؟ میں مان لیتی ہوں کہ میں بری عورت ہوں، بہت بری ہوں گی، مگر میں بد کردار نہیں ہوں۔ میں نے دھوکے دیے ہوں گے، مگر محبت کے نام پر تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ میں اپنی محبت میں تمہارے لیے کھڑی ہوں۔ کتنی بار سنو گے؟ آخر کتنی بار؟
तुम्हें तो रहम भी नहीं आता। ऐसे तो नहीं थे, तो मेरे लिए ही ऐसे बन गए। मेरे लिए ही क्यों? मुझे घर से निकाल कर बाहर फेंक दो, लेकिन अब बस करो। इतनी सज़ा काटी है इस मोहब्बत के लिए जो मैंने तुमसे की। तुम्हारी बीवी तन्हा रहते रहते थक चुकी है, वो मुर्दा होने को है और तुम अंधे और बहरे बने हुए हो। कैसे मसीहा हो, अपनी बीवी का इलाज नहीं कर सकते? हिसाम उसके हिस्टीरियाई अंदाज पर सहम गया। नफरत करते हो मुझसे, तुम्हें नफरत करनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ मुझसे, हर औरत से नहीं। हर औरत में कुत्सिया भी शामिल है, और वो नफरत के लिए नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो। काश मुझे मालूम होता कि तुमसे मोहब्बत का इतना भयानक अंजाम होगा, लेकिन अगर मुझे मालूम होता तो भी मैं यही करती। तुम्हारी मोहब्बत मेरे वजूद में ऐसे उतरी कि मैं मर तो सकती थी, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती थी। मुझे मर ही जाना चाहिए था। वो हिसाम को उससे लेकर जा चुका था। वो रोए या चिल्लाए, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। जब वो उसकी ज़िंदगी से जा नहीं रही थी तो वो सब कुछ करने में हक बजानिब था। वो किसी भी औरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना नहीं चाहता था। वो मोहब्बत के कितने ही मंत्र उस पर पढ़कर क्यों न फूंक देती, उस पर असर होने वाला नहीं था। जब मोहब्बत का अव्वलीन तलसम टूटता है तो फिर कोई और जादू नहीं चलता, किसी और का जादू नहीं चलता। ये तलसम हूरिया ने तोड़ा था। मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए मैंने अपना एक कीमती साल ज़ाया किया था। मैं उसे ज़ाया ही कहूँगी, क्योंकि मेडिकल के लिए मेरा मेरिट नहीं बना था और मुझे दोबारा पेपर्स देकर मेडिकल के लिए मेरिट बनाना था। मेरिट पर आने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, इतनी पढ़ाई कि मुझे यकीन था कि अब मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को मुझे एजाज़ के साथ कॉलेज में सीट देनी ही होगी, और वो फ़ख्र से कहते फिरेंगे कि हूरिया नदीम उनके कॉलेज की तालिबा है। हूरिया नदीम उनके कॉलेज की तालिबा बन गई और एजाज़ उसे ख़ानदान भर से मिला कि वो मेडिकल कॉलेज की तालिबा बनने पर, जहाँ सब आर्ट, डिज़ाइन और मीडिया स्टडीज़ कर रहे थे, एक मैं ही होनहार थी ख़ानदान भर में जो डॉक्टर बनने जा रही थी। मुझसे मुतासर होने वालों में सबसे आगे मेरे डैड थे। उन्होंने मुझे कॉलेज आने जाने के लिए नई 0 मीटर कार गिफ्ट की, वो कार जो मुझसे बड़ी नम्रा आपी के पास भी नहीं थी। होनहार बच्चों को कुछ तो ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए और उनके ज़रा से ज़्यादा नखरे भी उठाए जाने चाहिए, तो मेरे उठाए गए। इस 1 साल के चक्कर में मैं कुत्सिया से पूरे 2 साल पीछे रह गई। वो 2 साल मुझसे सीनियर हो गई। वो वैसे भी मुझसे 1 साल सीनियर ही थी स्कूल में। हमारी दोस्ती स्कूल बस से शुरू हुई थी और देखने वालों के लिए वो काफ़ी पुख्ता दोस्ती थी, जिस पर रश्क किया जाता, नाज किया जाता और दुआ की जाती कि काश हमारा भी कोई ऐसा दोस्त हो। ये काश वाला दोस्त कुत्सिया मेरी थी। मुझे लेकर कुत्सिया भी यही दावा करती कि वो मेरे मामले में खुशकिस्मत है। कुत्सिया को जुनून था डॉक्टर बनने का। हमारी दोस्ती का आगाज़ भी इसीलिए हुआ कि हम अक्सर मेडिकल लाइफ को डिस्कस करते थे, अपने प्लान्स एक दूसरे को बताते थे। मैं और वो स्कूल लाइफ से ही डॉक्टर मैगज़ीन पढ़ने के आदी थे। मैं अपनी खाला से ऑस्ट्रेलिया से मंगवाती थी, जबकि कुत्सिया एक स्टोर से ढूंढ कर पढ़ती थी। मेरे मैगज़ीन्स उसके मैगज़ीन्स के मुकाबले में बहुत मालूमाती होते थे। मेरे पास मुख्तलिफ मेडिकल रिपोर्ट्स पर मुश्तमिल बुक्स भी थीं, आर्टिकल्स भी, तो कुत्सिया बहुत ममनून होती थी मेरी ही वजह से वो इतना कुछ पढ़ पाई थी, और मैं बस उसकी इतनी ही ममनून होती थी कि वो मुख्तलिफ आर्टिकल्स को मेरे साथ डिस्कस कर लेती है, जो कि कोई और नहीं कर सकता था। दोस्ती के मामले में मैं ज़रा मुख्तलिफ इंसान थी। दोस्तों के मखसूस हंगामे, लड़ना झगड़ना, शोर शराबा मुझे मुतासिर नहीं करते थे। अगर कुत्सिया भी मेरी दोस्त ना होती तो शायद कोई भी ना होती। कुत्सिया से दोस्ती भी बहुत सुस्त रवि से आगे बढ़ी थी। 1 साल तक तो मैंने उसे अपना नंबर ही नहीं दिया था। उसने 2-3 बार मांगा, मगर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी कि मैं उससे स्कूल से आने के बाद भी फ़ोन पर बात करूं। कुत्सिया बहुत बोलती थी और उसका कहना था कि उसे अक्सर मेरी याद आती है। छुट्टी के बाद फ़ौरन घर जाते ही उसे मेरी याद आने लगती थी। फिर रात तक वो मुझे 1-2 बार फ़ोन कर लेती। तालीम के अलावा मेरी अपनी मसरूफियात थीं और मुझे आदत नहीं थी कि मैं इधर उधर के लोगों को भी अपनी मसरूफियात में शामिल करूं। ना ही कुत्सिया मेरे लिए वो दोस्त थी जिसके कान में घुसकर मैं उसे अपनी हर बात, हर ख्याल और हर ख्वाब सुनाया करती। मैं खुद अपनी दोस्त थी। मेरे घर में मेरा मजाक उड़ाया जाता कि मैं वो वाहिद इंसान हूँ जिसके लिए कभी नहीं कहा गया, हूरिया है घर में, मैं उसकी दोस्त हूँ। मुझे इस तरह अपना मजाक उड़ाए जाने पर कोई एतराज़ नहीं था। बहुत बचपन में एक बार डैड ने मुझसे कहा था, किसी दोस्त का ना होना एक बड़ी खामी है। मुझ में ये खामी थी, कुत्सिया के होते भी थी। मैंने कभी इसका तज़किरा अपने घर नहीं किया था। मैं गैर ज़रूरी बातें करने की आदी नहीं थी। डैड कहते हैं उन्हें मेरे हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल मिजाज से डर लगता है। डर क्यों?
میں چڑ گئی۔ تمہارے اپنے پیمانے ہیں اور ان پیمانوں میں گنجائش بھی نہیں۔ لچکدار رہو، اپنے اندر گنجائش پیدا کرو۔ مجھے بات ہی سمجھ میں نہیں آئی تو عمل کیا کرتی؟ یہ سب اسکول لائف کی باتیں تھی۔ کالج جانے پہ قدسیہ کی سب سے اچھی دوست بن چکی تھی۔ میرے ایک دن کالج نہ جانے پر وہ خاصا ہنگامہ کرتی تھی۔ میرے بیمار ہو جانے پر وہ بہت بار فون کرتی تھی۔ اب بھی میرا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ میں نے خالص ماؤں کی طرح خیال رکھنے والی دوست کہاں سے ڈھونڈی ہے۔ مجھ سے زیادہ اسے فکر ہوتی تھی کہ میرے بال رف ہو رہے ہیں، ناخنوں کی چمک ماند پڑ چکی ہے اور گالوں پر سے دانوں کے نشانات آخر کیوں نہیں جا رہے۔ قدسیہ جانتی تھی کہ اسے کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ میں قدسیہ کے ساتھ بہت مطمئن تھی۔ کالج میں ہم ایسی بیسٹ فرینڈز مشہور تھیں جو ایک دوسرے کے علاوہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میرے کالج جانے سے پہلے قدسیہ کی کافی ہائی ہلو تھی کالج میں۔ مجھے بہت کوفت ہوتی تھی جب آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے لڑکیاں 5-5 10-10 منٹ کے لیے قدسیہ سے گپ شپ کرتی تھی۔ میں نے قدسیہ سے کچھ کہا تو نہیں، لیکن قدسیہ کافی سمجھدار تھی۔ آہستہ آہستہ قدسیہ نے اپنا حلقہ محدود کر لیا۔ سبھی اسے پسند کرتے تھے۔ وہ ہر لڑکی کو اس کے نام سے اخلاص سے جانتی تھی اور اچھے نظریے سے جانتی تھی۔ اس کے منہ سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں نکلتی تھی جو کہ سننے والے کو بری لگے۔ اکثر لڑکیوں کا کہنا تھا کہ قدسیہ میری خوبصورتی سے متاثر ہے اور اتنی زیادہ متاثر ہے کہ بلا وجہ مجھ سے چپکی رہتی ہے۔ قدسیہ نے 2-1 بار ایسی باتیں سنی اور دل کھو کر ہنسی۔ مجھے تو اس سے محبت ہے۔ وہ میرے گال چھوٹے بچوں کی طرح تھپ تھپاتی۔ میری گڑیا، میری حور، یہ کہتے اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور چمکدار ہو جاتی۔ مجھے قدسیہ کی آنکھیں بہت پسند تھی، روشن اور چمکدار۔ قدسیہ بہت خوش تھی کہ آخرکار ہم پھر سے ایک ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں، جبکہ وہ مجھ سے 2 سال سینئر ہو چکی تھی، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہمیں ہمیشہ سے اس کی عادت تھی۔ ان 2 لوگوں کے گروپ نے میرا خاص خیر مقدم کیا، جیسے سالوں سے میرا ہی انتظار کیا جا رہا تھا۔ قدسیہ اور عفان کے گروپ نے۔ عفان کا نام میں نے 2 سال پہلے سنا تھا جب قدسیہ نے نیا کالج جوائن کیا تھا۔ قدسیہ کی باتوں کو میں نے کبھی ذرا زیادہ غور سے سننے کی کوشش نہیں کی، نہیں وہ مجھے یاد رہتی تھیں۔ کئی بار اس نے مجھے اپنے کزنز کے بارے میں بتایا اور میں ہر بار کسی نئے تذکرے پر بھول جاتی تھی کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ وہ برا نہیں مانتی تھی، بلکہ نئے سرے سے مجھے یاد کروا دیتی تھی۔ میں حاکمیت پسند تھی اور قدسیہ اس حاکمیت میں محکوم کا کردار ادا کرتی تھی۔ اگر وہ محکوم نہ بھی ہوتی تو بھی وہ حاکم نہ بن سکتی۔ وہ حکم چلانے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کے لیے خاص تھی۔ وہ میری مداح تھی، میری ہر ادا انداز کو سراہنے والی۔ عفان کا ذکر اس نے بارہا کیا تھا۔ ایک عرصے تک میں یہ سوچتی رہی کہ آخر کیسے میں عفان کے ذکر کو نظر انداز کرتی رہی۔ کیا اس کا ذکر نظر انداز کیے جانے کے قابل تھا؟ کیا ایسا کیا جانا چاہیے تھا؟ قدسیہ مجھے لے کر عفان کے پاس گئی۔ حوریہ، وہ مجھے دیکھتے ہی بولا۔ میں اسے دیکھ کر بول ہی نہیں سکی۔ وہ بالکل ایسے ہی مسکرا رہا تھا جیسے قدسیہ مسکرا رہی تھی، اسی محبت اور چاہ سے۔ اتنا انتظار کروایا تم نے؟ اس کا اشارہ میرے 1 سال کے گیپ کی طرف تھا۔ ہم دونوں کے گروپ میں عفان سینئر تھا اور میں جونیئر۔ اب تم جونیئر ہو گئی ہو قدسیہ؟ بولی۔ یعنی کہ تم درمیان میں آ گئی ہو۔ میں یہ بات کرنا نہیں چاہتی تھی، کبھی بھی نہیں، مگر میں نے کر دی۔ ہاں، تم دونوں کے درمیان میں۔ وہ ہنسنے لگی۔ وہ میرے آنے سے بہت خوش تھی۔ قدسیہ کی کلاس تھی، وہ چلی گئی۔ عفان مجھے کالج دکھانے لگا، ساتھ ساتھ وہ مجھے کالج میں ہوئے مختلف واقعات سنا رہا تھا۔ ویسے ہی واقعات کبھی قدسیہ بھی مجھے سنا چکی تھی۔ میں بہت توجہ سے عفان کو سن رہی تھی۔ اگر میں ذرا ٹھہر کر کچھ وقت سوچنے کے لیے لیتی تو بھی یہی نتیجہ نکلتا کہ مجھے اسے سننا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ عفان، وہ غیر معمولی خوبصورت نہیں تھا، لیکن وہ خوب تھا۔ کیوں تھا میں معلوم نہیں کر سکی۔ یہ پہلی نظر کی پسندیدگی یا محبت نہیں تھی، یہ پہلی نظر کی خوبی تھی۔ اس کی پہلی نظر کی جس نے مجھے باندھ لیا تھا، پابند کر دیا تھا۔ میں اس کا ہاتھوں کو اٹھانا، ہونٹوں کو ہلانا، نرمی سے مسکرانا، سر کو ہلانا، سب دیکھ رہی تھی، بہت شوق سے دیکھ رہی تھی۔ وجہ میرے پاس نہیں تھی، یقیناً وجہ کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ کہاں کا میڈیکل کالج اور کہاں کی لائف، مجھے تو کالج میں کوئی اور نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ قدسیہ سے 1 کلاس سینئر تھا اور مجھ سے نہیں۔ وہ میرے بارے میں وہ سب کچھ جانتا تھا جو قدسیہ جانتی تھی، اور میں بھی اس کے بارے میں سب جانتی ہوتی اگر میں نے وہ تمام باتیں ذرا غور سے سنی ہوتی جو قدسیہ اکثر سنایا کرتی تھی۔ کیا عفان کا ذکر بھول جانے کے لیے تھا؟ پہلے دن کالج سے آنے کے بعد میں دیر تک یہی سوال سوچتی رہی۔ اس کا نام نظر انداز کیا جا سکتا ہے، وہ نہیں۔ میں بار بار نئے سرے سے عفان سے پہلی بار ملنا یاد کر رہی تھی۔ مجھے یہ فکر ستا رہی تھی کہ میں نے اسے متاثر کیا یا نہیں، اسے میں کیسی لگی۔
शायद मैं इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। पहली बार के मिलने को मैंने हज़ारों बार जहन में दोहराया। जब कुत्सिया मुझे अपने साथ लिए जा रही थी तो अफ़ान की हमारी तरफ पुश्त थी। वो अपने आईफोन के साथ मसरूफ़ था। अफ़ान? कुत्सिया ने 2 कदम के फासले से उसे मुतवज्जे किया। वो फ़ौरन ऐसे पलटा जैसे इंतज़ार से आजिज़ आ चुका हो। हुरिया? उसने ऐन मेरी आंखों में सिर्फ मेरी तरफ देखा और उसे मैंने वाज़ेह चौंकते देखा। बहुत से लोग मुझे देखकर ऐसे ही चौंक जाते थे। वो चौंका तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगा। वो सिर्फ मुझसे बातें कर रहा था, मेरे बारे में पूछ रहा था, सिर्फ मेरी तरफ ही मुतवज्जे था। वो ये सब दोस्ती के लिए कर रहा था, कुत्सिया की या हुरिया की? रात भर मुझे नींद नहीं आई, पहली बार नहीं आई। अफ़ान कहाँ है? मैंने कॉलेज जाते ही कुत्सिया से सबसे पहले उसी का पूछा। कल बता रहा था कि कुछ काम है उसे, इसलिए आज नहीं आया। उफ, अफ़ान को आज कॉलेज आना चाहिए था। कल मुझसे मिलकर आज वो छुट्टी कर सकता है, लेकिन उसने कर ली। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। कुत्सिया से अफ़ान की बातें की और वो उसकी बातें करते ही चली गई, जैसे उसी इंतज़ार में की कि कोई उसे अफ़ान के जिक्र पर पुरकसाए। सीनियर्स के भोंडे मजाक से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी बैग पर फूल चिपका दिया था और मुझे मालूम भी नहीं हुआ। जब एहसास हुआ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। कोई दोस्त, क्लास फेलो भी नहीं थी वहाँ। दिल चाह रहा था इतने सारे लोग जो मिलकर कहकहे लगा रहे हैं, ठीक उन्हीं के सामने बैठकर रोना शुरू कर दूं। मैं रो ही पड़ती अगर अफ़ान मेरे पास ना आता। उसने मुझसे लाइब्रेरी का पूछा। मैं खुद हवास बाख्ता थी, उसे क्या बताती? क्यों ना हम मिलकर लाइब्रेरी ढूंढे? उसने पूछा। उसका अंदाज इतना अच्छा था कि वो मुझे वहाँ गनीमत लगा। मैं उसके साथ चलती लाइब्रेरी आ गई। किसी भी मजाक को इतना दिल पर नहीं लेते कि उसके लिए आंसू ज़ाया किए जाए। लाइब्रेरी में बैठकर खुद को रिलैक्स करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोबारा अच्छे माहौल में मिलेंगे। फिर आज से पहले मैंने कभी कुत्सिया की तफसीली कहानियों पर फिर जैसा सवाल नहीं कहा था। अगले दिन मैं कॉलेज नहीं गई और तीसरे दिन वो मुझे ढूंढता मेरे पास आया। उसने मुझे अपना दोस्त बना लिया। अफ़ान के दोस्त बहुत कम थे, उनमें से एक कुत्सिया थी। मगर कुत्सिया ही क्यों? 2 साल तक जब मैं अफ़ान के किस्से सुनती रही थी, या यूं कहना चाहिए कि एक कान से सुनकर दूसरे से निकालती रही थी, उस वक्त मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी ये जानने में कि आखिर कुत्सिया ही अफ़ान की दोस्त क्यों है। वो कुत्सिया के साथ ही वक्त क्यों गुजारता है? उसे ही क्यों अपने नोट्स देता है? उसी की पढ़ाई में इतनी मदद क्यों करता है? फ्रेंडशिप डे पर अफ़ान ने कुत्सिया को अपने हाथों से बनी एक ऑयल पेंटिंग गिफ्ट की थी। कुत्सिया मुझे दिखाने के लिए वो पेंटिंग मेरी कॉलेज लाई थी। नखलिस्तान में एक छोटा सा घर बना हुआ था। घर के पीछे सूरज की किरणें उसे रोशन कर रही थी। मुझे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी उस गिफ्ट में जो कुत्सिया को मिला था, और न ही ये जानने में कि अफ़ान ने इसे खुद बनाया है तो क्यों, और बनाकर इसे ही क्यों दिया है। कुत्सिया तो पेंटिंग पर उंगली रख रख कर उसकी तफसीलात बयान कर रही थी और खुश भी बहुत थी। तो अब मुझे याद आया कि वो दिया जाने वाला नखलिस्तान उस अफ़ान का था। याददाश्त की ये याद मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। कुत्सिया ने भी अफ़ान को गिफ्ट दिया था, मुझे दिखा कर दिया था, और अफ़ान ने उसी का दिया फ्रेंडशिप बैंड पहनकर रखा था। आने वाले दिनों में मैंने खुद को अफ़ान का जायज़ा लेते पाया। वो सिर्फ बोलता नहीं था, बल्कि मेरे बोलने पर इसरार भी करता था। वो ख़ास तौर पर मुझसे मुखातिब होता था। हुरिया, हूर तो जन्नत में नहीं मिलेंगी, कहकर वो शरारत से हंसने लगा। ज़मीन पर भी मिल सकती हैं। मैंने हाथ से सारे बाल समेटकर उन्हें बाएं शाने पर सामने फैला लिया। मैंने महसूस किया कि अफ़ान ने दिलचस्पी से मेरी भूरी आंखों और भूरे बालों को देखा। वो ज़मीनी हूर को देख रहा था। तुम्हारे मामले तक तो ठीक ही है कि ज़मीन पर भी मिल सकती हैं। किताबें समेटकर वो क्लास लेने चला गया। गैर इरादी तौर पर मैंने उसे दूर तक जाते देखा। क्या हुआ? कुत्सिया ने मेरी नज़रों का ताक़ुब किया। अफ़ान की बात बुरी लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें अफ़ान की बात बुरी लग ही नहीं सकती। वो ऐसी बात करता ही नहीं जो बुरी लगे। कुत्सिया शायद मेरी उस कोफ्त की वजह से कह रही थी जो कॉलेज में मुझे उसकी हाय हेलो फ्रेंड से होती थी। एक हाथ से बालों को सहलाते हुए मैं कुत्सिया की तरफ देखने लगी। मुझे मालूम हो रहा था कि कुत्सिया किस हद तक अफ़ान को जानती है। वो क्या कह सकता है क्या नहीं, कुत्सिया को मालूम था। इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, जैसे 2 पक्की सहेलियां हों। अपने अपने फारिग वक्त में हम एक दूसरे के साथ होते, कभी मैं और कुत्सिया, कभी मैं और अफ़ान,
कभी अफ़ान और कुदसिया और कभी हम तीनों। इन 3 लोगों के ग्रुप में कोई लीडर नहीं था। तीनों ही बोलते थे, तीनों को ही सुना जाता था। वो एक सुनहरी वक्त था। हम तीनों ही खुश, बेफिक्रे और एक दूसरे के साथ थे। उस वक्त ना कोई हाकिम था ना ही महकूम। अगर कोई महकूम होता तो वो मैं होती, अफ़ान की। कुदसिया आज भी बोलती थी तो मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी, मगर अफ़ान का कहा एक एक लफ्ज़ मुझे याद रहता था। वो कुदसिया से भी ज़्यादा मेरी पढ़ाई में मेरी मदद करता था। उसे मालूम था कि मैं कहाँ कहाँ पढ़ने में कमज़ोर हूँ। मैं अक्सर उसे पढ़ाई के बहाने फ़ोन करती रहती थी, हत्ता कि रात गए 2-3 बजे भी। अगर मेरा दिल चाह रहा होता उसकी आवाज़ सुनने के लिए तो मैं वक्त की परवाह किए बगैर उसे फ़ोन कर देती थी। मैं ये नहीं सोचती थी कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मुझे ये मालूम था कि मुझे ये करना है। वो नींद से जागता तो भी मुझसे 10-15 मिनट ज़रूर बात करता। उसकी नींद में डूबी आवाज़ मुझ पर नशा सा तारी कर देती। मेरा दिल चाहता मैं उसे सुनती ही जाऊं। कुदसिया अक्सर अफ़ान को मजाक में अब्बा जान कहती। उसका ख्याल था कि वो बिल्कुल अब्बा की तरह हम दोनों का ख्याल रखता है। लेकिन मुझे कोई शौक नहीं तुम दोनों को अपनी बेटियां बनाने का। अफ़ान कुदसिया के इस तरह कहने से बहुत चिढ़ता था। लेकिन तुम्हें अब्बा जान बनने का बहुत शौक है ना? अब्बा लोगों की तरह ही रिएक्ट करते हो। अच्छा, लेकिन अब्बा लोगों की तरह मैंने तुम्हें कभी मारा तो नहीं, ना कभी डांटा? कुदसिया हंसने लगी। मेरा ख्याल है मुझे ये दोनों काम फौरन कर लेने चाहिए। यानी तुम मान गए कि तुम अब्बा दी हो? अगर तुम्हें मैं अब्बा जी की सूरत में ही अच्छा लगता हूँ तो यही सही। इतनी जवान लड़कियों का बाप। हाँ, कैसा वक्त आ गया है, दोनों बाप बेटी एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कुदसिया की हंसी का फवारा फूटा। वो मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी काबू करने लगी। अफ़ान चिढ़ गया। बंद करो ऐसे हंसना, तुमने तो मेरा मजाक ही बना दिया है। कुदसिया उंगली से उसकी तरफ इशारा करती, फर्जी मूंछों को ताव देती और डरने की अदाकारी करती और फिर से हंसने लगती। अगर तुमने हंसना बंद नहीं किया तो हंसी रोककर कुदसिया ने पूछा और फिर से लोटपोट होने लगी। जो हाथ कुदसिया ने मुंह पर रखा था वो अफ़ान ने पकड़ लिया और उसे अपने दोनों हाथों में लेकर जोर से दबा दिया। कुदसिया एकदम चुप कर गई। अब हंसो, हंसो ना अब अफ़ान लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। फिर उसने खुद ही उसका हाथ छू दिया। ऐसा दोबारा भी हो सकता है, याद रखना। होठों पर आई मुस्कुराहट वो छिपाने लगा। कुदसिया पर गुलाबी रंगाकर गुजर गया। मुझे कभी कुदसिया से हसद नहीं हुआ। उसके पास कुछ ऐसा था ही नहीं कि मैं हसद करती। लेकिन उस दिन मैंने उससे हसद किया, बहुत किया। वो उसकी पहले दोस्त बनी थी, बस यही उसका प्लस पॉइंट था। ये दोस्ती ही होती तो सब ठीक था। दोस्ती के इस अंदाज के झुकाव पर मुझे कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन सिर्फ दोस्ती पर। ये देखो, ये वो जगह है हुरिया जहाँ कुदसिया कॉलेज के पहले दिन रोनी सूरत लिए खड़ी थी। अफ़ान ने कॉरिडोर के एक कोने की तरफ इशारा किया। मुझे उस तरफ देखने की ज़रूरत नहीं थी कि वो कहाँ खड़ी थी। उस वक्त इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये धाड़े मार मार के रोने लगेगी, और मैं इस तरफ बैठा था। उसने दूसरे कोने की तरफ इशारा किया। मेरी कुदसिया पर नज़र पड़ी और मुझे बेतहाशा हंसी आई। मैंने सोचा ये अब गई कि अब गई। अफ़ान हंसने लगा। आज कुदसिया कॉलेज नहीं आई थी और वो शायद उसे याद कर रहा था। और जब तुमने मुझे देखा तब अफ़ान मुस्कुराया। तुम्हें देखकर सोचना नहीं पड़ता, सिर्फ देखना, देखते रहना ही काफ़ी होता है। तो तुमने फिर यही किया? मुझे अपनी तारीफ बहुत अच्छी लगी क्या? देखा और देखते रहे। नहीं, मैंने देखा और सोचा कि इतना भी क्या प्यारा होना, थोड़ा कम होना चाहिए। तुम्हें थोड़ा कम प्यारा होना चाहिए था। अगर कोई तरीका है तो मुझे बताओ, मैं कम प्यारी हो जाती हूँ। इसके लिए मैं अपनी खूबसूरती कम करने के लिए तैयार थी। वो दिल खोलकर हंसा। ऐसा तरीका हो भी तो मत आजमाना। मैं पागल हूँ तो मत होना। मैं उसे बताना चाहती थी कि उसे पहली बार देखकर मुझे कैसा लगा, लेकिन मैंने इस बात को किसी और वक्त के लिए उठा रखा। 1000 कोशिश के बावजूद मेरा अब पढ़ने में दिल नहीं लग रहा था। अगर अफ़ान इतनी मदद न करता तो मैं बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती। कुदसिया अलबत्ता पहले की तरह ही पढ़ने में तेज़ थी। मालूम नहीं वो अफ़ान की मौजूदगी में सिर्फ पढ़ कैसे लेती थी। मैंने खुद पर ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी। पढ़ाई के अलावा भी मैं अफ़ान को फ़ोन कर लेती। कुदसिया से ज़्यादा हम दोनों की गपशप होने लगी थी। जिस दिन मैं अफ़ान को फ़ोन ना करती वो मुझे कर लेता था। दोस्ती नाम की जो चीज़ थी, मैं अब उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी।
मैं कोशिश करती थी कि मेरी कोई भी बात उसके उस लिस्ट में ना आए जिसमें उसके नापसंदीदा लोगों के नाम दर्ज हैं। वो बताता नहीं था मगर जाहिर हो जाता था कि उसे क्या क्या नापसंद है। जैसे उसे लड़कों के शानों पर बेतकल्लुफ़ी से हाथ मारने वाली लड़कियां पसंद नहीं थी, और ऐसी लड़कियां भी जो लड़कों के साथ जुड़कर चलती हैं। ये बात मैंने जान ली, और ये बात भी कि वो कुद्सिया से और ही अंदाज से मुतासिर था जैसे मुकद्दस लोगों से हुआ जाता है। कुद्सिया उसके लिए एक मुकद्दस हस्ती थी। अब उस मुकद्दस हस्ती का उसके दिल में क्या मुकाम था ये वही जानता था, पर मुझे इस तरह अफ़ान का कुद्सिया के लिए मुफीद होना पसंद नहीं था। कुद्सिया मेरे मगरबी पहनावे की तारीफ करती थी। दरअसल वो मेरे हर अंदाज की तारीफ करती थी। अक्सर उसे महसूस होता कि मेरे मुकाबले में उसकी ड्रेसिंग और स्टाइल बहुत भद्दा है। ऐसा था भी, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अफ़ान ने कह दिया था जो तुमने पहन रखा है वो तुम पर बहुत सूट करता है। क्या ये काफ़ी नहीं है? उसने मुझे नापसंद और कुद्सिया को पसंद नहीं किया था। शायद वो कुद्सिया को एहसास कमतरी और उदासी से बचाना चाहता था, लेकिन अफ़ान की ये बात मेरे दिल में घर कर गई। रात की नींद कहीं खो गई। हर वक्त एक ही बात, अफ़ान कुद्सिया का दोस्त है, और मैं कुद्सिया से पूछ सकती थी कि अफ़ान उसके लिए क्या है, लेकिन मैं पूछना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसे शक भी हो कि अफ़ान के लिए मेरे अंदर बाहर कुछ चल रहा है। वैसे कुद्सिया टोह में रहने वाली लड़कियों की तरह नहीं थी। उससे जो पूछा जाता वो बता देती थी, जो बताया जाता उस पर यकीन कर लेती थी। वो इंसानों में किसी भेद की मौजूदगी का गुमान करती थी, ना ही उसकी खोज। वो अपनी ज़िंदगी को एक ही सिमत में जाते हुए देखती थी, मसीहाई की सिमत। मैं कॉलेज में हर वक्त इन दोनों को नोट करती रहती थी। कॉलेज के बाद इन दोनों के बारे में सोचती। एक नई हलचल शुरू हो गई थी ज़िंदगी में। एक मुकाबले की सी कैफियत आ गई थी दिलो दिमाग में। दिल कुछ कहता, दिमाग कुछ। दिमाग कहता कि वो सिर्फ दोस्त हैं, उनकी दोस्ती के शवाहिद हज़ार थे, और मोहब्बत, इसका न जवाज़ था ना ही इम्कान। हर रोज़ हर बार वो मुझे सिर्फ दोस्त ही लगते, सिर्फ अच्छे दोस्त। कुद्सिया में इतनी सलाहियत ना थी, ना ही तमन्ना कि वो अफ़ान के साथ कोर्टशिप करती। वो सादगी लिए एक दूसरे के साथ आम सा हंसी मजाक करते, आम सी मामूली की बातें, थोड़ी बहुत नोकझोंक, और बस। तहाइफ अफ़ान मुझे भी देता था, बल्कि मेरी बर्थडे पर उसने काफ़ी एहतमाम किया था अपनी तरफ से। वो मेरी तारीफ़ करता था और मुझे हूर कहता था, यानी उसे मेरी खूबसूरती नज़र आती थी। उसे फ़र्क नज़र आता था कि कुद्सिया सिर्फ कुद्सिया है और मैं हूर। लेकिन फिर भी वो हम दोनों के लिए इतना बराबर था कि मैं कोशिश के बावजूद ये जान नहीं सकी कि मैं उसके लिए ज़्यादा अहम हूँ या कुद्सिया। क्या मैं उसके लिए दोस्त से ज़्यादा कुछ हो सकती हूँ, या कुद्सिया दोस्त के अलावा कुछ हो चुकी है? जो सवालिया निशानात मेरी ज़ात में फूलते फलते थे, उनकी जवाबात मुझे बेहाल कर देते थे, क्योंकि वो जवाबात किसी किताब में नहीं लिखे थे। जिन 2 किताबों अफ़ान और कुद्सिया में लिखे थे, मुझसे वो पढ़े नहीं जाते थे। अफ़ान की शख्सियत ऐसी थी कि मैं चाहकर भी उसके साथ अपनी चाहत का रिश्ता इस्तेवार नहीं कर सकी। हम 3 तो कॉलेज में चलने वाले किसी कपल के धुआंधार अफेयर को भी डिस्कस नहीं करते थे, क्योंकि अफ़ान को ये पसंद नहीं था। फिर मेरा और उसका अफेयर कैसे शुरू हो सकता था? उसके साथ सिर्फ दोस्ताना गपशप ही की जा सकती थी। वो उन लड़कों में से नहीं था जिन पर जाल फेंके जाते हैं, मुतासिर किया जाता है और आखिरकार राज़ी कर ही लिया जाता है। जाहिर है ऐसी सूरत में वो मुझे नापसंद ही करता। उसके हल्का अहबाब में ऐसे ही लोग थे। वो रंगीन दुनिया और बहारों की बातों में नहीं उलझते थे। अफ़ान एक ख़ास अंदाज में, एक ख़ास हद में रहने वाला इंसान था। वो इशारे कर करके अपनी हद की नुमाइंदगी नहीं करता था कि ये हूँ मैं, ये है मेरी हद। उसकी मुकम्मल शख्सियत ही इस बाड़ की तरह थी जिसके उस पार से देखकर ही उस पार के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। रात गए अपनी मुतरन्नम आवाज़ में अपना जादू जगाने वाली लड़की हूरिया खूब जान गई थी कि उसे बातों में लगाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे एक बार मेरी आंखों में ज़रूर देख लेना चाहिए था। फिर वो जान जाता कि वो मेरे लिए क्या है। वो मेरा सब कुछ था। स्पेशलाइजेशन के लिए अफ़ान यूएसए जाएगा। कुद्सिया एक दिन मुझे बताने लगी। हम दोनों कैंटीन में बैठे थे, अफ़ान हमारे साथ नहीं था। कह रहा था कि मैं भी हार्ट सर्जन ही बनूं, लेकिन तुम्हारा तो कोई इरादा नहीं था हार्ट सर्जन बनने का। मुझे हैरत इस बात पर थी कि इन दोनों के दरमियान ये बातें मेरी गैर मौजूदगी में हुई थीं। अफ़ान ने कहा मुझे बनना ही होगा। वो कहता है हुरिया मैं एक बेहतरीन सर्जन बनोगी और फिर वो मेरी मदद भी करेगा। तुम्हारी मदद करेगा? मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो कहना क्या चाह रही है। पागल जैसे वो यहाँ हमारी मदद करता है, लेकिन उसे तो अमेरिका जाना है ना, फिर कैसे?
फिर कुत्सिया बिलावजह मुस्कुराने लगी। दूसरी बार मैंने कुत्सिया से पूछा था और यकदम से मुझ पर इंकशाफ हुआ। मुझे इस फिर के जवाब से नफरत है, मुझे ये जवाब नहीं सुनना। कुत्सिया मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखें जगमगा रही थीं, मेरी धुंधला गई थी। जरा दूर दरख्तों के सूखे पत्तों को सफाई वाला आग लगा रहा था। मदद, अफ़ान, अमेरिका। मुझे बहुत फ़ख्र है अफ़ान पर हुरिया, इस दुनिया का वो सबसे प्यारा इंसान है। कुत्सिया गोया हुई। उसे मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि अफ़ान क्या है। मैं कुत्सिया से ज़्यादा अफ़ान की शान बयान कर सकती थी। कड़ी से कड़ी मिलती पूरी कहानी बन गई। उसका उन्वान मोहब्बत थी। उसके किरदार अफ़ान और कुत्सिया थे। सूखे पत्ते जलने लगे और धुआं निकलने लगा। हरे पत्ते लहलहा रहे थे। अफ़ान कुत्सिया को हार्ट सर्जन बनाना चाहता है। वो दोनों हार्ट सर्जन बनेंगे। मिस्टर और मिसेस अफ़ान।